जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने से ज़्यादा रिवीजन पे हमारा फोकस हो, इस तरीके से क्वेश्चन को फ्रेम किया गया है और सॉल्यूशन भी काफ़ी डिटेल में लिखे गए हैं। तो आप लोग प्लीज़ इस पीडीएफ को डाउनलोड करके अच्छे से 3-4 बार पढ़ लीजिएगा। बहुत सारे आप लोगों के इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर हो जाएंगे पॉलिटी में, और साथ ही साथ जो यूपी के पिछले साल के भी इंपॉर्टेंट कुछ करंट अफेयर हैं, तो कभी कभी 1-1.5 साल पुराने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो वो भी हम लोग देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि जो ऑफिस है गवर्नर का और जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, ये दोनों ही ऑफिस हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है। यानी राज्यपाल और लोक सेवा आयोग दोनों कार्यालय की जो उत्पत्ति है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 से हुई है। दूसरा, जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज है वो भी हमने ब्रिटेन से लिया है, यानी कि जो संसदीय विशेषाधिकार है वो भी हमने ब्रिटेन से उधार में लिया है, मतलब ब्रिटेन से हमने उस फीचर को बोरो किया है। अब देखिए, जो भी संसद से जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो हमने ब्रिटेन से लिया है या फिर भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया हुआ है। और जब बात आएगी राष्ट्रपति की, जब इस तरीके का कोई प्रावधान आएगा जो राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ है, तो वो हम यूएस की तरफ, अमेरिका की तरफ देखते हैं उसके लिए। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। कुछ और इम्पॉर्टेंट जो हमने फीचर लिए हुए हैं, विशेषताएं ली हुई हैं, जैसे कि साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या लिया हुआ है? दक्षिण अफ्रीका से हमने लिया हुआ है कि जब संशोधन करते हैं हम लोग संविधान के अंदर, अमेंडमेंट करते हैं, तो जो प्रक्रिया हमने अपनाया हुआ है अमेंडमेंट करने का संविधान के अंदर, वो हम दक्षिण अफ्रीका से लिए हुए हैं। और बात करें अगर ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया से हमने एक तो कॉन्करेंट लिस्ट लिया है जिसे हम समवर्ती सूची कहते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट, वो हमने कॉन्करेंट लिस्ट का आइडिया ऑस्ट्रेलिया से लिया हुआ है। और दूसरा जो अगर आप देखेंगे तो जो ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाती है, संयुक्त बैठक बुलाई जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, आर्टिकल 108 या फिर अनुच्छेद 108 के तहत, जिसमें लोकसभा के अध्यक्ष यानी कि स्पीकर उसकी अध्यक्षता करते हैं, ये वाला भी जो विशेषता है, फीचर है, वो हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ये एमपीज और एमएलए का जो डिस्क्वालिफिकेशन है, यानी कि सांसदों और विधायकों की जो अयोग्यता है, उसके बारे में कुछ कथन लिखे हुए हैं, आपको उस पर विचार करना है। सबसे पहला स्टेटमेंट देखिए, सेक्शन 8 क्लॉज 3 जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का, उनके हिसाब से कोई भी लॉ मेकर यानी जो भी कानून बनाने वाले हमारे विधायक सांसद हैं, उनको अगर कम से कम 2 साल की जेल हो जाती है, तो वो जेल से बाहर आने के बाद, कम से कम मतलब उनको ऐसी सजा हुई है कि कम से कम वो 2 साल के लिए तो जेल गए ही हैं, तो जब वो जेल से वापस आते हैं तो अगले 6 साल के लिए वो किसी भी तरह के चुनाव लड़ने से अयोग्य करार दिए जाते हैं। ये पहला स्टेटमेंट है। यानी जो जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 है, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 है, उसकी धारा 8 क्लॉज 3 के अनुसार कम से कम 2 साल की जेल की सजा पाने वाले कोई भी विधायक या सांसद रिहाई पर 6 साल के लिए अयोग्य करार दिए जाते हैं। दूसरी लाइन देखिए, आर्टिकल 102 क्लॉज 1 के तहत कोई भी इंसान डिस्क्वालीफाई किया जाएगा सांसद के तौर पर अगर वो किसी लाभ के पद या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड करता है। यानी अनुच्छेद 102 क्लॉज 1 के तहत कोई भी व्यक्ति लाभ का पद धारण करने पर संसद के किसी भी सदन का सदस्य होने के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अब इसमें देखिए 2-3 आर्टिकल और है जो आपको ध्यान देना है। आर्टिकल 102 क्लॉज 1 के तहत आपको ये बोल दिया गया कि अगर कोई लाभ का पद, वो लाभ का पद जो कि कानून बनाकर संसद ने अलग से नहीं बताया है, जैसे आप मंत्री हैं तो वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट लाभ के पद में नहीं आता है, तो इसीलिए कोई भी सांसद अगर मंत्री बनते हैं तो वो अयोग्य करार नहीं ठहराए जाते हैं। लेकिन उसके अलावा अगर किसी और पद पर सांसद महोदय बैठते हैं और वो लाभ के पद के डिफिनीशन के बाहर आता है, मतलब वो लाभ के पद में नहीं, मतलब लाभ के पद को जो छूट दिया गया है संसद के द्वारा, अगर उसके अलावा वो किसी पद पर बैठते हैं तो अयोग्य घोषित किए जाएंगे। अब ये अयोग्य हैं कि नहीं, ये मुद्दा जाएगा, इस पर जो फाइनल डिसीजन होगा वो होगा राष्ट्रपति जी का। तो आर्टिकल 103 भी यही बोलता है कि राष्ट्रपति जो महोदय होंगे, ये इंग्लिश हिंदी दोनों में आप लोग पढ़ लीजिएगा, बस समझा देते हैं। आर्टिकल 103 ये बोलता है कि राष्ट्रपति महोदय का जो निर्णय होगा वो फाइनल होगा कि कोई भी सांसद अयोग्य हैं कि नहीं, लेकिन उसके पहले उनको इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयुक्त का सुझाव लेना पड़ेगा, और जो भी सुझाव या एडवाइस होगा चुनाव आयुक्त का वो मानना पड़ेगा राष्ट्रपति महोदय को। एक तो आर्टिकल 103 ये बोलता है। अब सांसद महोदय लोगों की तरह विधायक लोगों के लिए भी आर्टिकल 191 में यही बात लिखी गई है कि अगर विधायक लोग राज्य में
वो पद जो कि लाभ के पद में नहीं आता है, कानून बनाकर उस राज्य के विधायक ने, विधानमंडल ने बोल दिया है, तो अगर कोई विधायक लाभ के पद पर बैठते हैं तो वो अयोग्य करार दिए जाएंगे, ऐसा आर्टिकल 191 में लिखा हुआ है। तो 3 आर्टिकल आपके लिए जरूरी है, आर्टिकल 102, आर्टिकल 191 और आर्टिकल 103। तो तीनों अच्छे से आप लोग जो कंटेंट दिया हुआ है इसको पढ़ लीजिएगा, बाकी हम लोग समझ चुके हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है 1954 में जो हिंदी नाम था राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट का और लोकसभा, ये दोनों चुना गया था। मतलब राज्यसभा और लोकसभा ये जो हमने अपनाया है नाम, वो हिंदी नाम 1954 में अपनाया है। दूसरा लाइन देखिए, आर्टिकल 89 यानी कि अनुच्छेद 89 जो है वो डील करता है किसको, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन जो काउंसिल ऑफ स्टेट यानी चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन जो राज्यसभा के हैं उनको डील करता है आर्टिकल 89, यानी अनुच्छेद 89 राज्यों की परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से संबंधित है। तीसरा जो अनुच्छेद 93 है वो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से संबंधित है, यानी कि लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर से संबंधित है, आर्टिकल 93। तो देखिए आर्टिकल 93 बिल्कुल स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जो लोकसभा के उनसे संबंधित है। आर्टिकल 89 बिल्कुल सही बात है कि वो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन जो राज्यसभा के उनसे संबंधित है। और 1954 में ही राज्यसभा और लोकसभा जैसा हिंदी नाम हमने ग्रहण किया था। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इसको ध्यान रखिएगा। इससे मिलते जुलते जो और भी अनुच्छेद है वो आगे आने वाले प्रश्न में आपको दिख जाएंगे। अब देखिए कि ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इसमें यह बोला गया है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में लोकसभा को अगर भंग कर दिया जाता है, लोकसभा को डिसॉल्व कर दिया जाता है, तो उसके भंग होने पर जो विधेयक है यानी कि जो बिल है वो लैप्स हो जाता है, निरस्त हो जाता है। यानी कि अगर लोकसभा को आपने भंग कर दिया तो जो भी बिल, जो भी विधेयक आप पेश कर रहे थे वो निरस्त हो जाता है। ऐसी कौन कौन सी परिस्थिति होती है तब वो निरस्त हो जाता है? पहला, अगर कोई विधेयक है, बिल है, लोकसभा द्वारा तो उसको पास कर दिया गया, उसको पारित कर दिया गया, लेकिन राज्यसभा में अभी वो लंबित है, यानी लोकसभा से बिल पास हुआ और राज्यसभा में जाके अटक गया और इसी बीच लोकसभा जो है वो भंग हो गई, तो उस हिसाब से ये बिल जो है वो आपका लैप्स हो जाएगा, यानी कि वो विधेयक आपका निरस्त हो जाएगा। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, यही वो सिचुएशन है, परिस्थिति है। दूसरा देखिए, अब असहमति है राज्यसभा और लोकसभा के बीच में और उसी असहमति के कारण दोनों सदनों द्वारा पारित नहीं किया गया कोई विधेयक, कोई बिल पास नहीं हुआ और राष्ट्रपति जी ने आर्टिकल 108 यानी कि ज्वाइंट सिटिंग के लिए जो संयुक्त बैठक के लिए बुलाया जाता है आर्टिकल 108 के तहत, उसमें राज्यसभा लोकसभा दोनों को बुलाया हुआ है और उसी बीच लोकसभा जो है वो भंग हो गई है, तो भी वो बिल जिसके लिए बुलाया गया था वो विधेयक निरस्त नहीं होता है, वो विधेयक मौजूद रहता है। अगला देखिए, ए बिल पास बाय बोथ द हाउसेज बट पेंडिंग एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। मान लीजिए कोई विधेयक है जो कि दोनों सदनों से पारित हो गया था लेकिन राष्ट्रपति की सहमति के लिए अभी वो लंबित था और इसी बीच अगर लोकसभा भंग हो गई तो वो बिल, वो जो विधेयक है वो निरस्त नहीं होगा। चौथा, कोई भी विधेयक है जो दोनों सदनों द्वारा पारित हो गया है लेकिन राष्ट्रपति द्वारा सदन में पुनर्विचार के लिए यानी प्रेसिडेंट ने रिकंसिडरेशन के लिए उसको वापस कर दिया है, तब भी बिल आपका विधेयक निरस्त नहीं होता है। अब देखिए, ये जो पावर यहाँ पर दिया गया है राष्ट्रपति को कि अगर दोनों ही सदनों द्वारा कोई बिल को पास करके राष्ट्रपति जी की मंजूरी के लिए दिया जाता है तो राष्ट्रपति जी के पास ये पावर है 44वें संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1900, ठीक है, जो 1978 है, इसी के तहत इनके पास ये अधिकार दिया गया था राष्ट्रपति जी को कि एक बार को अगर कोई ऑर्डिनरी बिल है, सामान्य बिल है, तो आप उसको पुनर्विचार के लिए सदन में वापस भेज सकते हैं। राष्ट्रपति जी को ये पावर है। उसके बाद अगर सदन फिर से दोनों ही सदन मिलकर उस विधेयक को पास कर देते हैं अपने अपने हाउस से, तब राष्ट्रपति जी को उस बिल को साइन करना ही पड़ेगा, वो दोबारा उस बिल को पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते हैं। सिर्फ एक बार बिल को पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, लेकिन वो बिल मनी बिल नहीं होना चाहिए और संविधान में संशोधन करने वाला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल भी नहीं होना चाहिए, नॉर्मल बिल होना चाहिए। आगे देखते हैं, जो भारत के अटॉर्नी जनरल हैं उनके बारे में कुछ स्टेटमेंट है, आपको बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला, वह सरकार के पूर्णकालिक वकील नहीं होते हैं, यानी कि फुल टाइम काउंसिल सरकार के नहीं होते हैं। दूसरा, वह सरकारी सेवक की श्रेणी में नहीं आते हैं, ही डज नॉट फॉल इन द कैटेगरी ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट। तो ये दोनों ही बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ना ही वो गवर्नमेंट सर्वेंट की कैटेगरी में आते हैं और ना ही वो पूर्णकालिक वकील जो हैं वो सरकार के होते हैं, यानी फुल टाइम काउंसिल नहीं होते हैं सरकार के। तीसरा, लेकिन जब तक वो इस पद पर बैठे रहेंगे तब तक अपना निजी कानून प्रैक्टिस, जो अपना प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस है, वो नहीं कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत है। जो भी अटॉर्नी जनरल होते हैं
वो अटॉर्नी जनरल रहते हुए भी अपना प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, इसकी उनको संविधान की तरफ से छूट है। तो पहला दो स्टेटमेंट सही है, ओनली 1 and 2 आर करेक्ट, केवल 1 और 2 सही और तीसरा गलत। आपको जो ध्यान देना है कुछ बात, वो ये ध्यान देना है, ये इंग्लिश हिंदी दोनों में, इसलिए परेशान नहीं होना है, उस पर समझ लीजिए। जो हमारा आर्टिकल 76 है, अनुच्छेद 76 है, उसी के तहत अटॉर्नी जनरल के ऑफिस के बारे में हमें संविधान से पता चलता है। हाईएस्ट लॉ ऑफिसर हैं, सबसे बड़े न्याय अधिकारी हैं इस देश के। वो व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की काबिलियत रखता है, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने का जो काबिलियत है, एक बार आप लोग उसको रिवाइज कर लीजिएगा कि कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकते हैं। वो काबिलियत रखने वाला, क्वालिफिकेशन रखने वाला व्यक्ति अटॉर्नी जनरल बन सकता है। एक और चीज़, अटॉर्नी जनरल कितने समय तक अपने पद पर बैठे रहेंगे, इसके बारे में संविधान ने नहीं बताया है। जब तक राष्ट्रपति महोदय चाह रहे हैं, यानी राष्ट्रपति जो हैं वो डिसीजन लेते हैं, निर्णय लेते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा, जो मंत्रिपरिषद का समूह है उन्हीं के कहने पर राष्ट्रपति निर्णय लेते हैं। और राष्ट्रपति जब तक चाहेंगे तब तक अटॉर्नी जनरल अपने पद पर बने रहेंगे। तो यानी कि जब तक केंद्रीय मंत्रालय चाह रहा है तब तक अटॉर्नी जनरल अपने पद पर बने रहेंगे। पहले जो अटॉर्नी जनरल थे भारत के, वो MC सेतलवाद जी थे। बहुत बार ये सवाल पूछा जाता है कि पहले अटॉर्नी जनरल कौन थे अपने देश के, सेतलवाद थे। और भारत के पहले अटॉर्नी जनरल जो थे सेतलवाड जी, वो 28 अगस्त 1947 से लेके और 1 मार्च 1951 तक, लगभग देश आज़ादी के बाद से आप देख सकते हैं कि 4 साल जो है वो उस महत्वपूर्ण पद पर बने रहे। अब अगर हम लोग अटॉर्नी जनरल के बारे में देख लिए तो सॉलिसिटर और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जो हैं भारत के और वकील हैं, बड़े अधिकारी 2nd 3rd नंबर पर आते हैं देश में, उनके बारे में भी देख लेते हैं। पहला लाइन, भारत के जो सॉलिसिटर जनरल हैं वो भारत के दूसरे सर्वोच्च कानून अधिकारी होते हैं, यानी 2nd लॉ ऑफिसर होते हैं। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा देखिए, इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफिसर्स कंडीशंस ऑफ सर्विस रूल्स 1972 द सॉलिसिटर जनरल एंड द एडिशनल सॉलिसिटर जनरल्स जो हैं वो एडवाइस देते हैं सरकार को और रिप्रेजेंट करते हैं यूनियन ऑफ इंडिया को। यानी विधि सरकारी सेवा की शर्तें नियम 1972 के अनुसार सॉलिसिटर जनरल और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल सरकार को सलाह देते हैं और भारत संघ का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तीसरा, जो सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के पद है वो पूर्णतः वैधानिक है, यानी कि प्योरली स्टैट्यूटरी है। स्टैट्यूटरी का मतलब ये है कि संविधान में प्रावधान नहीं लिखा गया इनके बारे में, लेकिन कानून बनाकर अलग से इन पदों के बारे में बताया गया या इन पदों को बनाया गया है, इसीलिए ये स्टैट्यूटरी या फिर पूरी तरह से वैधानिक पद है। ये तीनों स्टेटमेंट सही है। और चौथा देखिए, 1950 से 1963 तक भारत के बहुत बड़े वकील थे चंदेर किशन दफ्तारी जी, वही देश के पहले सॉलिसिटर जनरल के रूप में काम किए हैं। तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है और चारों स्टेटमेंट सही है। अगला हम देखते हैं प्रश्न सेंट्रल विजिलेंस कमीशन यानी कि केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में। पहला स्टेटमेंट ध्यान से देखिएगा, जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है इसकी स्थापना 1964 में किया गया था। जो के संथानम थे उन्हीं की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी और वो कमेटी बनाई गई थी भ्रष्टाचार निवारण समिति यानी कि कमेटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे कौन, के संथानम जी। इन्हीं की सिफारिशों पर सरकार ने इस आयोग का गठन किया था, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन या फिर केंद्रीय सतर्कता आयोग का। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा लाइन देखिए, संसद ने इसी सीवीसी को वैधानिक दर्जा स्टैट्यूटरी जो स्टेटस है वो देने के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2030 अधिनियमित किया, मतलब केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 बनाया। ये भी बिल्कुल सही बात है। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के अलावा 2 और मेंबर्स इस कमीशन में मौजूद रहते हैं, 2 और सदस्य होते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है। एक तो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होंगे सीवीसी और उनके साथ 2 और सदस्य मौजूद होते हैं इस कमीशन में। चौथे नंबर पर अगर आप देखेंगे, दे होल्ड ऑफिस टिल 4 years ऑफ टेन्योर और 65 years ऑफ एज विच एवर इज अर्लियर। वे कार्यकाल के मतलब इनका कार्यकाल अगर आप समझेंगे तो या तो 4 साल के लिए अपने पद पे बने रह सकते हैं या फिर 65 साल की उम्र तक, जो भी पहले हो जाए। अब ध्यान दीजिएगा, अगर चुनाव आयुक्त हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, तो वो या तो 65 साल की उम्र तक पद पे बने रह सकते हैं या फिर 6 साल तक उस पद पर बने रह सकते हैं। जो भी पहले पूरा हो जाएगा वो मान्य होगा। ये सीवीसी जो हैं, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, केंद्रीय सतर्कता आयोग के जो आयुक्त हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग के, वो या तो 65 साल की उम्र तक अपने पद पर बने रह सकते हैं या फिर 4 साल अधिक से अधिक वो पद पर बने रह सकते हैं। जो भी पहले हो जाएगा वो मान्य होगा। तो ये भी सारा ऑप्शन सही है। अब हम लोग इसी के साथ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के बारे में भी देख लेते हैं। ठीक वैसे ही जैसे अभी हमने ऊपर केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन देखा,
पी संथानम जी की जो कमेटी थी भ्रष्टाचार निवारण पर, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन पर, ठीक उसी कमेटी की सिफारिश पर सीबीआई को भी बनाया गया था। सीबीआई, देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएससी में भी पूछा गया है। जो सीबीआई है वो आपका कार्मिक विभाग, कार्मिक पेंशन और लोक शिकायत मंत्रालय के अधीन काम करता है। बहुत सारे लोगों को अगर ये नहीं पता है तो वो ये सोचेंगे कि सीबीआई जो है वो होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, लेकिन नहीं। सीबीआई जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल, यानी जो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल, पेंशन और पब्लिक ग्रीवांस के अंतर्गत आता है, उसमें आता है, उसके अंतर्गत आता है सीबीआई, होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत नहीं आता है। इसलिए यूपीएससी ने एक बार ये सवाल भी पूछा था। तीसरा स्टेटमेंट देखिए, ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, लेकिन उसको पावर मिलता है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 के तहत। देखिए एक अधिनियम है, उसका नाम है दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946। इसके तहत सीबीआई को नहीं बनाया गया है, इसके तहत सीबीआई को पावर दिया गया है। इसलिए सीबीआई जो है वो वैधानिक निकाय नहीं है, स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये भी तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। आपको ये बताना है कि 42वां जो संवैधानिक संशोधन अधिनियम है उसके बारे में कौन सा कथन सही है या नहीं है। पहला स्टेटमेंट, जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है उसने लोकसभा और जितने भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज थे यानी राज्यों के विधानमंडल थे उनका कार्यकाल 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया था, क्योंकि 1 साल आप एक्सटेंड कर सकते हैं। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा, राष्ट्रपति जो महोदय हैं, इस संशोधन के हिसाब से कहा जाता है कि राष्ट्रपति महोदय को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्रिपरिषद समूह के सुझाव पर ही कार्य करना है, ठीक है, जैसा कि आर्टिकल 74 में लिखा हुआ है। तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। 3 नए अनुच्छेद इसने संविधान में जोड़े, आर्टिकल 48A, आर्टिकल 39A, आर्टिकल 43A, ये भी बिल्कुल सही है। चौथा स्टेटमेंट, 42वें संशोधन अधिनियम के तहत, जो संवैधानिक संशोधन अधिनियम है उसके तहत राष्ट्रपति जो हैं वो पूरे देश में अब एक बार में ही इमरजेंसी को लगा सकते हैं, इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं, इमरजेंसी की घोषणा कर सकते हैं। भारत के किसी एक स्थान पर इमरजेंसी की घोषणा नहीं कर सकते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। इस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत राष्ट्रपति को ये पावर दिया गया कि आपको जरूरी नहीं है कि एक ही बार में पूरे भारत में आप इमरजेंसी की घोषणा करेंगे। आप चाहें तो भारत के किसी भी हिस्से में अलग से केवल उतने ही हिस्से में इमरजेंसी की घोषणा कर सकते हैं, यानी प्रेसिडेंट प्रोक्लेम कर सकते हैं इमरजेंसी को इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान रखिएगा। तो राष्ट्रपति देश के किसी भी हिस्से में आपातकाल घोषित कर सकते हैं, न कि उनको इस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत रोका गया था, बल्कि उनको तो पावर दिया गया था कि आप कर सकते हैं। तो चौथा स्टेटमेंट गलत है। और बाकी ये 3 जो अनुच्छेद जोड़े गए थे वो क्या हैं, इसको अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगले सवाल पर आते हैं। अब आपके सामने आर्टिकल है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, और दूसरी तरफ आपसे ये बोला गया है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। जैसे पहला आर्टिकल 61, राष्ट्रपति महोदय के खिलाफ जो इम्पीचमेंट होता है, यानी जो महाभियोग चलाने की प्रक्रिया है, वो आर्टिकल 61 में है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा, आर्टिकल 67 क्लॉज बी, यानी अनुच्छेद 67 बी या ख बोल सकते हैं आप लोग हिंदी में, इसके तहत हमें यह पता चलता है कि कैसे वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति को राज्यसभा में हटाया जा सकता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। तीसरा, लोकसभा के स्पीकर को हटाने की प्रक्रिया आर्टिकल 93 में है। नहीं, लोकसभा और राज्यसभा स्पीकर यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष और लोकसभा के उपाध्यक्ष के बारे में हमें जानने को मिलता है आर्टिकल 93 में, लेकिन उनको अगर उनके पद से हटाना है तो आर्टिकल 94 जो है, आर्टिकल 94, वहाँ से हमें पता चलता है कि लोकसभा के स्पीकर यानी लोकसभा के अध्यक्ष और लोकसभा के डिप्टी स्पीकर यानी लोकसभा के उपाध्यक्ष को आप कैसे उनके पद से हटा सकते हैं। चौथा स्टेटमेंट, आर्टिकल 90 में हमें यह पता चलता है कि राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन को आप कैसे हटा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन को हटाने की बात की गई है, चेयरमैन को नहीं। क्यों? क्योंकि चेयरमैन जो है राज्यसभा का वो तो वाइस प्रेसिडेंट है, उनको हटाने के लिए तो आर्टिकल 67 बी यानी 67 ख में, अनुच्छेद 67 ख में, 67 ख में पहले ही बता दिया गया है कि आपको कैसे वाइस प्रेसिडेंट को हटाना है। तो फिर आपको अलग से क्यों चेयरमैन को हटाने की बात करनी पड़ेगी? क्योंकि तो पदेन अध्यक्ष हैं, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है, जो उपराष्ट्रपति के पद पर बैठेंगे वो अपने आप राज्यसभा के चेयरमैन हो जाएंगे। इसीलिए अनुच्छेद 90 में उपाध्यक्ष जो हैं राज्यसभा के यानी डिप्टी चेयरमैन जो हैं काउंसिल ऑफ स्टेट या राज्यसभा के, उनको हटाने की बात की गई है आर्टिकल 90 में। देखिए फोकस कर करके इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि गलती हो जाती है एग्जाम में। अब हम लोग थोड़ा सा यूपी के बारे में अच्छे से देखते हैं। देखिए एडवोकेट जनरल के ऊपर ये स्टेटमेंट है। एडवोकेट जनरल को अगर आप संविधान में देखेंगे तो आर्टिकल 165 यानी अनुच्छेद 165 के तहत एडवोकेट जनरल की बात की जाती है
किसी भी राज्य के सबसे बड़े जो कानून अधिकारी होते हैं, विधि अधिकारी होते हैं, लॉ ऑफिसर होते हैं, वो एडवोकेट जनरल हैं। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आर्टिकल 76 के तहत हमने ऊपर अटॉर्नी जनरल को देखा सबसे बड़े लॉ ऑफिसर के रूप में, विधि अधिकारी के रूप में भारत के। अब देखिए यहाँ पर सवाल पहला स्टेटमेंट ये है कि जो उत्तर प्रदेश के पहले एडवोकेट जनरल थे यानी महाधिवक्ता थे, वो नारायण प्रसाद अस्थाना जी थे। यानी यूपी के पहले महाधिवक्ता कौन थे? नारायण प्रसाद अस्थाना जी। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, इनको याद कर लीजिएगा। दूसरा, उत्तर प्रदेश के चौथे और सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले जो महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल थे, वो थे कन्हैया लाल मिश्रा। तो ये बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट सही है। इसको आप लोग फैक्चुअल क्वेश्चन है, अच्छा सा याद रखिएगा। देखिए पिछले साल क्या हुआ था, डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी जी थे, उनको नया ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया था, जिन्हें हम बोलते हैं औषधि महानियंत्रक के रूप में नियुक्त किए गए थे डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी जी। आपको ये बताना है कि उत्तर प्रदेश के कौन से जिले से वो हैं। ये पिछले साल इनकी नियुक्ति हुई थी, लेकिन महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि जो आने वाला अगला साल फरवरी 2025 है, तब तक ये अपने पद पर बने रहेंगे। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये हैं बलिया के रहने वाले। हो सकता है इनका नाम अगर पूछ दिया जाए तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, पिछले साल एक बहुत महत्वपूर्ण एक योजना थी, ठीक है, इसका नाम था चीफ मिनिस्टर रोड इम्प्रूवमेंट स्कीम यानी मुख्यमंत्री सड़क सुधार योजना। इस योजना के तहत ये कहा गया था कि वो कोई भी शहर जहाँ पे 1 लाख से अधिक की जनसंख्या है वहाँ पर इस स्कीम को लागू किया जाएगा। ये स्टेटमेंट सही था। और पिछले साल का जो बजट था 2023-24 का, उसके हिसाब से ये कहा गया था कि मुख्यमंत्री सड़क सुधार योजना के तहत 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इसको ध्यान रखिएगा। इस साल का जो बजट है वो भी हम लोग करेंगे आने वाले कुछ दिनों में। अब देखिए G20 जो है वो ख़त्म होते होते अक्टूबर-नवंबर हुआ, लेकिन महत्वपूर्ण है क्योंकि यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम 1.5 साल के बाद हो रहा है। हो सकता है आपसे पूछ दें, या फिर हो सकता है आरओ का एग्ज़ाम जब हो तो उसमें आपसे पूछ दें G20 को लेके। तो G20 के 2-3 इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, आप लोग देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। जो G20 की प्रेसिडेंसी थी, यानी कि भारत जब G20 की अध्यक्षता कर रहा था, तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने होस्ट किया था पहला डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप मीटिंग उत्तर प्रदेश के किस शहर में? यानी सवाल ये है, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की मेजबानी में पहली डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की मीटिंग उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित हुई? तो वो आयोजित हुई थी लखनऊ में। एक और सवाल था, जो 6वां शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन लीडर्स मीटिंग था, जिसे होस्ट किया था कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ने, वो उत्तर प्रदेश के कौन से शहर में होस्ट किया था? यानी 6ठी शंघाई सहयोग संगठन सुप्रीम ऑडिट जो लेखा परीक्षक होते हैं, तो सबसे बड़े स्तर के जो लेखा परीक्षक थे, उन संस्थानों से जुड़े हुए जो लीडर्स की मीटिंग थी, उसकी मेजबानी महालेखा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा उत्तर प्रदेश के किस शहर में की गई थी? तो इसका भी आंसर हो जाएगा आपका लखनऊ, सी। अगला सवाल देखते हैं। अच्छा, ये थीम क्या था इस मीटिंग का? इंटीग्रेटिंग इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इन ऑडिट, यानी ऑडिट में उभरती प्रौद्योगिकी को एकीकृत करना। यूपी गवर्नमेंट, एक और सवाल देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। जो पीएम मित्र पार्क है, जिसके तहत टेक्सटाइल पार्क बड़े बड़े बनाए जा रहे हैं, तो इसमें उत्तर प्रदेश में भी एक पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल और अपैरल पार्क बनाया जा रहा है। 1000 एकड़ टोटल वो एरिया है जहां बनाया जा रहा है। आपको बताना है कि कौन से जिले में ये बनाया जा रहा है। तो देखिए, सिर्फ लखनऊ नहीं है, हरदोई और लखनऊ, इन दोनों ही जिलों में पीएम मित्र पार्क बनाया जा रहा है। इसको ध्यान रखिएगा, ये अच्छे से फैक्ट को देखा गया है, तो ये दोनों ही जगह बन रहा है। सरकार ने पहले लखनऊ की मलिहाबाद तहसील, मलिहाबाद अपने आम के लिए भी फेमस है, तो उसके अटारी गांव में पार्क के लिए ज़मीन की पहचान कर ली है। एक तो यहाँ पर बन रहा है, और दूसरा हरदोई का भी कुछ एरिया इस पीएम मित्र पार्क में आएगा, क्योंकि 1000 एकड़ है, काफ़ी बड़ा एरिया है। देखिए, बंदर या वानर वन उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनेगा? मंकी फॉरेस्ट या वानर वन जिसे हम बोल रहे हैं, वो भी आपका लखनऊ में बन रहा है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा शहर था जिसने G20 की समिट को होस्ट नहीं किया था? यानी उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर ने G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी नहीं की थी? तो देखिए, G20 की जो मेजबानी हुई थी वो उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में हुई थी। एक तो आपका वाराणसी था, एक आपका ग्रेटर नोएडा था, एक आपका आगरा था, और एक आपका लखनऊ था। अब वाराणसी में टोटल 11 मीटिंग आयोजित की गई थी, जिसमें से सबसे अधिक 6 मीटिंग जो है वो वाराणसी में की गई थी। तो यहाँ पर जो आपको नहीं दिख रहा ऑप्शन, वो है नोएडा। नोएडा देखिए नहीं है, नोएडा में नहीं आयोजित की गई थी, बल्कि लखनऊ में इसकी जगह हुआ था। बाकी आगरा में भी हुआ था, ग्रेटर नोएडा में भी हुआ था, और वाराणसी में भी G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की गई थी।
अगला सवाल, दिए गए 4 नामों में से आपको ये बताना है कि कौन से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं हैं। देखिए, चंद्रभानु गुप्ता जी, त्रिभुवन नारायण सिंह जी, नित्यानंद स्वामी जी या फिर हेमवती नंदन बहुगुणा जी। अब देखिए, इसमें नित्यानंद स्वामी जी हैं, जो नित्यानंद स्वामी जो नाम लिखा हुआ है, ये उत्तर प्रदेश के नहीं बल्कि उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री थे। जैसे अपने उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत जी। और बाकी ये चंद्रभानु गुप्ता जी, त्रिभुवन नारायण सिंह, हेमवती नंदन बहुगुणा जी, ये सब लोग उत्तर प्रदेश के सीएम रह चुके हैं। अब यहाँ पर एक लास्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, वो ये है कि आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद और यूपी का वर्तमान क्षेत्र उसमें सुमेलित सही से नहीं है। वत्स से जो महाजनपद है वो प्रयागराज के आसपास क्षेत्र में था, बिल्कुल सही। पंचाल जो है वो बरेली, फर्रुखाबाद और कन्नौज के आसपास के क्षेत्र में था, ये भी सही है। माला जो मल्ल जो महाजनपद है वो देवरिया क्षेत्र में था, ये भी बिल्कुल सही है। और चेदी जो लिखा है, चेदी मिर्जापुर सोनभद्र वाले क्षेत्र में था, ये गलत है, ये बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में था, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए, आप लोगों के लिए इसमें नोट्स में आप लोगों के लिए क्या ज़रूरी चीज़ है, टोटल 8 महाजनपद हैं। एक तो यही सवाल एक बार आ गया था कि कितने महाजनपद उत्तर प्रदेश में मौजूद थे, तो 8, 16 में से 8। अब ध्यान दीजिएगा, एक तो इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा हुआ है, आप लोगों को पढ़ना क्या है, महाजनपद और उनका जो कैपिटल था, ये आपको बिल्कुल 8 के 8 याद होने चाहिए। तो नीचे इंग्लिश हिंदी दोनों में है, महाजनपद, उनकी राजधानी, ये पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा महाजनपद की जो राजधानी है और उनके बगल में जो नदी है, जिस नदी पे वो बसे हुए हैं, जिस तट पे बसे हुए हैं नदी के, वो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये इंग्लिश में है, ये हिंदी में है, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा पीडीएफ को। और यहाँ पे मैप से एक बार अपने दिमाग में आइडिया ले लीजिएगा कि 8 महाजनपद जो यूपी में है वो कहाँ कहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो चलिए ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन था जो आप लोगों के साथ डिस्कस करना था। कल हम लोग करंट अफेयर्स के काफ़ी सारे क्वेश्चंस को देखेंगे और फिर इसी तरह के क्वेश्चंस जो जितने इंपॉर्टेंट हो पाएंगे, थोड़े से अलग से, जो आपको एग्जामिनेशन में कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुंचा रहे हो, उसे हम लोग देखते रहेंगे। बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जितना हो पाए अच्छे से रिवाइज करते रहिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।